स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC3 जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से फासीवाद एवं मुसोलिनी टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। इटली में फासीवाद एवं मुसोलिनी के उत्कर्ष का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी होने के बाद इटली को सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया था। इसी कारण वह काफ़ी निराश हुआ। ऐसी परिस्थिति में मुसोलिनी ने इटली में फासीवाद की नींव डाली तथा इटली की जनता को एकजुट कर इस अपमान का बदला लेने में जुट गया। मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा। प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने प्रादेशिक लाभ की आशा में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। युद्धोपरांत इटली विजेताओं की पंक्ति में खड़ा था और प्रधानमंत्री ऑरलैंडो पेरिस शांति सम्मेलन में आशा के साथ शामिल हुआ था, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। फ्रांस और इंग्लैंड ने जिन प्रदेशों का प्रलोभन देकर युद्ध में इटली को अपने गुट में मिलाया था, उसमें से उसे कुछ को छोड़कर शेष प्रदेश नहीं मिले। वह फ्यूम तथा अल्बानिया पर अधिकार करना चाहता था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार की लालसा भी अधूरी रह गई। युद्ध में उसके 5 लाख सैनिक मारे गए तथा 10 लाख घायल हुए। 12 अरब डॉलर का खर्च हुआ तथा 3 अरब डॉलर की संपत्ति नष्ट हुई। इटली को व्यय की तुलना में आय नगण्य ही हुआ। फलस्वरूप राष्ट्रवादियों ने मित्र राष्ट्रों द्वारा किए गए विश्वासघात को जान लिया और इटली को अतृप्त राष्ट्र अर्थात अनसेटिस्फाइड नेशन घोषित किया। इन राष्ट्रवादियों ने इटली को इस स्थिति में पहुंचाने का उत्तरदायी कमजोर सरकार को बताया। विश्व युद्ध का घातक प्रभाव इटली की आर्थिक दशा पर पड़ा। युद्ध में धन जन की अपूरणीय क्षति हुई। इससे देश की स्थिति दयनीय हो गई। हजारों लोग भूखे मरने लगे। देश के वार्षिक बजट में भारी घाटा दिखाया गया। बेरोजगारियों की संख्या में असीमित वृद्धि हुई। इटली की सरकार तत्कालीन समस्याओं के समाधान में सर्वथा विफल रही थी। संपूर्ण राष्ट्र में अशांति का वातावरण छा गया था। इटली को इस अराजकतापूर्ण स्थिति का लाभ समाजवादियों ने उठाया। समाजवादियों ने आरंभ से ही युद्ध का विरोध किया था और मुसोलिनी को समाजवादी आंदोलन में भाग लेने के कारण 1903 में कारावास की सजा मिली। 1912 में मुसोलिनी मिलान में प्रकाशित होने वाली पत्रिका अनांती का संपादक बना। प्रथम विश्व युद्ध के समय उसके विचारों में जबरदस्त मोड़ आया। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर उसने युद्ध में इटली की भागीदारी की वकालत की। इस कारण समाजवादियों ने उससे दल से निष्कासित कर दिया। अब उसने अपने स्वतंत्र पत्र पोलोलो इटालिया का संपादन शुरू किया। यह पत्र राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। अब उसने साम्यवादियों के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। युद्ध में उसने स्वयं भाग लिया और बुरी तरह से घायल भी हो गया। पेरिस सम्मेलन के असंतोषजनक निर्माण और उसके साथ निरंतर बिगड़ती आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, अशांति, अराजकता तथा जनता में साम्यवादियों के खौफ ने उसे सरकार विरोधी बना दिया। मुसोलिनी ने इसका पूरा फायदा उठाया। 23 मार्च 1919 को मिलान में उसने फांसी दल की स्थापना की। इसमें 54 व्यक्ति, जिनमें अधिकांश भूतपूर्व सैनिक तथा उग्र राष्ट्रवादी थे, शामिल हुए। इस दल ने युद्ध से लौटे हुए सैनिकों को न्यायोचित अधिकार एवं हितों की रक्षा करने, देश की आर्थिक आंतरिक नीति में परिवर्तन करने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली की आकांक्षाओं को पूरा करने का निश्चय किया। आरंभ में इस दल को चुनाव में कोई विशेष सफलता नहीं मिली, पर इससे मुसोलिनी विचलित नहीं हुआ और बड़े धैर्य और साहस से अपने दल को संगठित करता रहा। उसने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी, जैसे अनुपातिक निर्वाचन पद्धति, सार्वलौकिक मताधिकार, मजदूरी की समय निर्धारण, नई शासन पद्धति, शस्त्रों के कारखानों का राष्ट्रीयकरण, रेलों तथा उसके अन्य समान अन्य उद्योगों का मजदूरों द्वारा प्रबंध तथा फ्यूम और डाल्मेशिया पर तुरंत अधिग्रहण करना। इन मांगों से शीघ्र ही देश में मुसोलिनी काफ़ी लोकप्रिय हो गया। धीरे धीरे इटली के प्रमुख नगरों में फासिस्ट की शाखाएं स्थापित हो गई और उसके सदस्यों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी।
सरकार एवं समाजवादियों ने मुसोलिनी एवं फांसी दल के दमन की भरपूर चेष्टा की, परंतु वे विफल रहे। मुसोलिनी ने अब साम्यवादियों को प्रत्यक्ष चुनौती दी और उनकी हिंसा का जवाब हिंसा से देना शुरू किया। इसके लिए उसने एक सशस्त्र जत्थे का निर्माण किया। उन्हें एक काली वर्दी दी गई और सैनिकों को अनुशासित किया गया। इस नीति के कारण भूपतियों तथा पूंजीपतियों ने उसका समर्थन शुरू किया। इन सहयोगों से मुसोलिनी का आत्मबल बढ़ गया। अब मुसोलिनी धीरे धीरे सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में जुट गया। उसने 50,000 स्वयंसेवक रोम नगर में घुस गए, जिससे गृह युद्ध की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई। इससे घबराकर राजा ने मुसोलिनी के हाथों में सत्ता सौंपने में ही भलाई समझी। उसने मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया। अक्टूबर को मुसोलिनी मिलान से रोम पहुंचा और उसी दिन उसके नए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। यह घटना रोम पर मुसोलिनी के आक्रमण के नाम से विख्यात है। इस प्रकार मुसोलिनी ने बिना रक्त बहाए केवल प्रदर्शनों द्वारा ही शासन पर अधिकार कर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा किया। सत्ता में आने के तत्काल बाद उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली तथा अपने विरोधियों को एक एक कर समाप्त करने लगा। फासिस्टवादी शासन के अंतर्गत इटली की जनता गौरव एवं गरिमा की नई चेतना तथा उपलब्धियों की आत्मानुभूति से उत्तेजित थी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रेरित और निर्देशित विशाल सार्वजनिक सभाएं, सामूहिक परेड तथा विशाल प्रदर्शन उनके देशभक्ति की उद्दांत भावना एवं उत्साह की सजग एवं जीवंत रखते थे। युवा बालकों को सैन्य सेवा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सामूहिक व्यायाम, युद्धाभ्यास एवं खेलों का प्रशिक्षण दिया गया। 18 वर्ष की आयु के युवाओं को दल का सक्रिय सदस्य बनाया गया। इन कार्यों से 1927 में दल की कुल संख्या 10 लाख हो गई। युवा संगठन के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को सदस्य नहीं बनाया जाता था। फासिस्ट दल की अपनी सेना थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वयंसेवी राष्ट्रीय सेना थी, जिसका संगठन, प्रशिक्षण एवं स्तर व्यवहारिक दृष्टि से नियमित सेना के अनुरूप ही था। इटली के सहायक संगठन लड़कियों को पारिवारिक जीवन के विविध दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने की शिक्षा देते थे, जिससे वे भविष्य में कुशल पत्नी या माता बन सके। इटली की फासिस्ट सरकार ने अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखकर एक नई आर्थिक व्यवस्था को आरंभ किया। उसका मानना था कि प्रत्येक आर्थिक मामले में हस्तक्षेप करने व उत्पत्ति पर नियंत्रण रखने का राज्य को पूरा अधिकार है। फासिस्टवाद श्रेणी संघर्ष के विरुद्ध था। उन्होंने यह व्यवस्था की कि पूंजीपति अपनी एक सिंडिकेट बनाए और मजदूर लोग दूसरी सिंडिकेट। किसी भी समस्या के समाधान के लिए दोनों सिंडिकेट निर्णय करें। समस्त सामाजिक वर्गों के हितों का समन्वय होता है और सभी की समान रक्षा होती है। इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी अनुशासन बना रहता है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए 1933 के अंत में राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से निगमित ढांचे में ढालने का प्रयास किया। समस्त राष्ट्रव्यापी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए एक निगम की स्थापना की, जिसमें मालिकों और मजदूरों के बराबर प्रतिनिधि रखे गए। ऐसे 22 निगम स्थापित किए गए। सभी निगमों की कार्यकारी समिति होती थी, जिसका अध्यक्ष मुसोलिनी था। सभी निगमों की कार्यकारिणी समिति को मिलाकर राष्ट्रीय निगम परिषद का गठन किया गया। मुसोलिनी ने शांति के आधार पर सत्ता हस्तांतरित की और जनता को बड़ी आशाएं दिलाई थी। वह जानता था कि सत्ता को अपने हाथों में बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि जनता की आर्थिक समस्याओं को दूर किया जाए। उसका मुख्य ध्येय युद्ध को समाप्त करना और देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना था। सत्ता संभालते ही मुसोलिनी को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, अतः उसने राज्य के व्यय में भारी कटौती करके नए नए कर लगाए और 1925 तक बजट को संतुलित कर लिया। मुसोलिनी देश की आर्थिक दशा को सुदृढ़ बनाकर उसका आधुनिकीकरण करना चाहता था, किंतु इटली में प्राकृतिक साधनों का अभाव था तथा इटली एक गरीब देश था। वह अपने देश को स्वावलंबी बनाना चाहता था और इसके लिए उसने विदेशों से वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की सहायता ली। बेकारी मिटाने तथा देशभक्ति को जागृत करने के लिए फासिस्ट सरकार ने लोक निर्माण का एक विस्तृत कार्यक्रम प्रारंभ किया।
इसके द्वारा सड़कों, स्कूलों, निवास गृहों, बांधों, नहरों और बंदरगाहों का निर्माण किया। प्राचीन रोमन स्मारकों का पुनरुद्धार किया गया और प्रमुख नगरों को भव्य आधुनिक इमारतों, स्मारकों से सुसज्जित किया गया। इसके साथ ही इटली वासियों को अपने प्राचीन गौरव की याद दिलाई। तो आज के लिए हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।